डिलीवरी के बाद शरीर में होता क्या है, आपकी प्लेट पोस्ट प्रेगनेंसी कैसी होनी चाहिए। पानी कम पियो वरना पेट निकल जाएगा। लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अगर आप सही से डाइट ले रही हैं लेकिन फिर भी आपको एक्सट्रीम सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने OBGYN से संपर्क करें। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, एक OBGYN और फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। जब एक बेबी पैदा होता है तो पूरा परिवार उसकी केयर करने में लग जाता है, लेकिन एज अ डॉक्टर मेरा ध्यान हमेशा उस मदर की तरफ होता है जिसने अभी अभी एक बायोलॉजिकल मिरेकल को अंजाम दिया है। डिलीवरी के बाद के पहले 6 से 8 हफ्ते जो होते हैं, इसे हम मेडिकल साइंस में 4th ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि प्रेगनेंसी खत्म हो गई तो रिस्क खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी इस टाइम एक हीलिंग मोड में चली जाती है। आपके यूट्रस को श्रिंक होकर अपनी जगह पर वापस आना है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो शिफ्ट हो गए थे उन्हें सेटल होना है और आपकी बॉडी को 24 घंटे मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का भी इंतजाम करना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइंटिफिक डाइट की जो कि ना सिर्फ आपको रिकवरी करवाएगी बल्कि आपकी बेबी की इम्यूनिटी को भी सॉलिड बनाएगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डिलीवरी के बाद शरीर में होता क्या है। आपके बॉडी में 3 मेजर चीजें होती हैं। सबसे पहले हार्मोनल क्रैश। डिलीवरी के तुरंत बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी कम हो जाता है। ये सडन चेंजेस आपके मूड, बालों की हेल्थ और एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। सही न्यूट्रिशन इस क्रैश को कुशन करता है और रिकवरी में सपोर्ट देता है। सेकंड नंबर पर आता है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, आपकी बॉडी इन्फ्लेम स्टेट में चली जाती है। अगर आप गलत खाना खाएंगी तो ये स्वेलिंग बढ़ेगी और रिकवरी भी स्लो हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है मेटाबॉलिक डिमांड। क्या आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपकी बॉडी उतनी एनर्जी कंज्यूम करती है जितनी एक दिन में 5 to 8 माइल्स पैदल चलने में लगती है। इसलिए न्यूट्रिशियस खाना खाना बहुत जरूरी है डिलीवरी के बाद भी। अब बात करते हैं कि आपकी प्लेट पोस्ट प्रेगनेंसी कैसी होनी चाहिए। देखिए, आपकी हर मील में 3 पिलर्स जरूरी होने चाहिए। इनका बैलेंस ही आपकी रिकवरी की स्पीड को डिसाइड करेगा। सबसे पहले प्रोटीन, जो कि एक बॉडी बिल्डर की तरह काम करता है। प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होता, ये आपके स्टिचेस, फिर चाहे वो एपिसियोटमी के हो या सी सेक्शन के हो, उन्हें हील करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए 3 फूड्स कंज्यूम आप कर सकते हैं, जैसे कि मूंग दाल। मूंग दाल क्योंकि इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है और ये सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल है, यानी आपका कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है डेयरी और पनीर। कैल्शियम और प्रोटीन का डबल डोज। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो पनीर को रॉ की जगह आप हल्का सॉटे करके भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सोया या टोफू। अगर आप वीगन है तो ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर आता है हेल्दी फैट्स। इंडियन हाउस होल्ड्स में घी को लेकर बहुत ऑब्सेशन होता है। एज अ डॉक्टर मैं घी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसका यूसेज सही होना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कि डिलीवरी में ये घी बेटर है या ये टाइप का घी बेटर है, लेकिन कोई भी साइंटिफिक एविडेंस इन्हें बैक नहीं करता। घी यूज करते वक्त हमें सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहले कि आपका घी प्योर हो, अडल्टरेटेड ना हो। सेकंड, क्योंकि घी में फैट क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो प्लीज इंश्योर करें कि आप इसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही लें। आपको DHA एंड ओमेगा 3 रिच फूड्स को भी कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। ये आपकी आईज और ब्रेन की हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है। तीसरे नंबर पर आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाइट राइस और मैदा आपके इंसुलिन को स्पाइक कर देते हैं, जिससे पोस्टपार्टम वेट लॉस काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए आप दलिया और रागी कंज्यूम कर सकते हैं। दलिया में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। रागी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एक कैल्शियम सप्लीमेंट है। इनफैक्ट रागी की खीर रिकवरी के लिए एक मेडिकल सुपर फूड भी है। अब बात करते हैं मदर के लैक्टेशन की। लैक्टेशन सिर्फ लक नहीं है, ये एक केमिस्ट्री है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि आपके मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि फेनुग्रीक, मेथी हो गया, या फिर फेनल सीड्स जो कि सौंफ हो गई, या फिर ओट्स। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इनके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे ज्यादा साइंटिफिकली बैक्ड यही चीज है कि अगर आप अपने बेबी को जितना ज्यादा ब्रेस्ट फीड करेंगे, आपका ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन उतना ही ठीक रहेगा। अब बात करते हैं मोस्ट इग्नोर्ड न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले आयरन। डिलीवरी में लगभग 300 to 500 ml ब्लड लॉस होता है। आयरन की कमी से पोस्टपार्टम ब्रेन फॉग भी हो सकता है, यानी कि आपको चीजें याद नहीं रहती या इरिटेशन होती है। पालक और अनार के साथ हमेशा थोड़ा सा विटामिन सी, नींबू लें ताकि आपकी बॉडी में आयरन लॉक हो सके। दूसरे नंबर पर आता है कैल्शियम एंड विटामिन डी। ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बॉडी से बेबी रोजाना बहुत सारा कैल्शियम ले लेता है। अगर आप सप्लीमेंट या फिर डाइट से जैसे दूध या दही नहीं लेंगी तो आगे जाके आपके घुटने और कमर काफी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम। पंपकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स में मैग्नीशियम होता है, जो कि आपके डिलीवरी के बाद होने वाले मसल क्रैम्प्स और बॉडी पेन को कम कर सकता है। अब बात करते हैं हाइड्रेशन लेवल्स की। मैं हमेशा कहती हूँ, थर्स्टी मदर्स डोंट मेक इनफ मिल्क। रिमेंबर,
आपको दिन में कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी पीना ही पीना है, यानी कि 2 to 3 लीटर्स। क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से गुनगुना या ल्यूकवार्म पानी आपके डाइजेशन के लिए बेहतर होता है। साथ ही नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नारियल पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम होता है जो कि आपकी बॉडी में सूजन को कम करने में हेल्प कर सकता है। अब लेट मी टेल यू अबाउट सी सेक्शन। सी सेक्शन कोई ईजी रास्ता नहीं है, ये एक मेजर सर्जरी है। इसकी डाइट थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन एंड जिंक। स्टिचेस को बंद करने के लिए जिंक जरूरी है जो कि नट्स और सीड से मिल सकता है। दूसरे नंबर पर आता है अवॉइडिंग गैस। सर्जरी के बाद इंटेस्टाइन स्लो काम करती है। अगर आपको गैस हो गई तो स्टिचेस पर प्रेशर पड़ेगा जो कि काफी पेनफुल हो सकता है। इसके लिए ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और राजमा जैसी चीजें शुरुआती 3 हफ्ते में अवॉइड करें। तीसरे नंबर पर आता है सॉफ्ट डाइट। शुरुआती 1 हफ्ते में आप सॉफ्ट फूड्स ले सकते हैं जैसे खिचड़ी, सूप या फिर मैश वेजिटेबल्स। चलिए कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। सबसे पहली मिथ, सिर्फ हलवा और पंजीरी खाओ। रियलिटी ये है कि पंजीरी में नट्स तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीनी और घी से आपके वेट लॉस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। तो इसीलिए इसको लिमिट करें 1 स्मॉल बोल अ डे। सेकंड मिथ, पानी कम पियो वरना पेट निकल जाएगा। ये सबसे खतरनाक मिथ है। पानी कम पीने से यूटीआई और कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। पेट पानी से नहीं, वीक एब्डोमिनल मसल से निकलता है। मिथ नंबर 3, पपाया अवॉइड करो। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पका हुआ पपाया यानी कि राइप पपाया एक्चुअली आपके लिए सेफ है। पोस्टमार्टम में कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प कर सकता है। आपका मूड और आपका मेंटल हेल्थ सीधा आपके गट यानी कि पेट से जुड़ा हुआ होता है। डिलीवरी के बाद लगभग 80% फीमेल्स में बेबी ब्लूज महसूस होते हैं, जिसमें अचानक रोना, इरिटेशन होना और थकान फील होती है। इस फेज को हैंडल करने के लिए ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स जैसे दूध, दही, बनाना काफी इफेक्टिव होते हैं। ये अमीनो एसिड आपके ब्रेन के हैप्पी हार्मोन्स के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन थकान की वजह से अक्सर हम शुगर की तरफ भागते हैं और शुगर ट्रैप में फंस जाते हैं। मीठी चीजें टेम्पररी एनर्जी तो देती हैं, लेकिन ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का रिस्क भी बढ़ा सकती है। इसकी बजाय प्रोबायोटिक्स पे फोकस करें। फ्रेश दही या ट्रेडिशनल फर्मेंटेड राइस एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम हेयर फॉल की। डिलीवरी के अराउंड 3 से 4 महीने बाद अक्सर फीमेल्स घबरा जाती हैं जब उन्हें सिवियर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे टीलोजन एफ्लूवियम भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हाई एस्ट्रोजन होने की वजह से आपके बालों की वॉल्यूम और क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। डिलीवरी होने के बाद जब ये हार्मोन सडनली गिरते हैं तो आपको हेयर लॉस हो सकता है। इससे बचने के लिए डाइट में बायोटिन और सिलिका का होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आप आंवला, भीगे हुए बादाम या फिर पंपकिन सीड्स ले सकते हैं। साथ ही स्किन की इलास्टिसिटी और स्टिचेस की हीलिंग के लिए कोलाजन सपोर्ट भी ले सकते हैं, जो कि आपको सिट्रस फ्रूट्स यानी कि नींबू, संतरा से मिल सकता है, जिसमें विटामिन सी होता है। एक सबसे जरूरी क्लिनिकल वार्निंग ये है कि डिलीवरी के बाद आप अपने प्रीनेटल विटामिन को बंद नहीं करें। आपके आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कम से कम 6 मंथ्स तक चलने चाहिए ताकि आपकी इंटरनल रिकवरी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों स्मूथ रहे। अब बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले कैफीन लिमिट। 200 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन ना लें, ये आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। दूसरे नंबर पर आता है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। माँ की नींद पूरी नहीं होती, इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं बजाय की 3 बड़ी मील्स के। तीसरे नंबर पर अल्कोहल और स्मोकिंग। ये एब्सोल्यूट नो नो है। अल्कोहल ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बेबी को हार्म कर सकता है। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जिसमें डॉक्टर को कंसल्ट करना नेसेसरी हो जाता है। अगर आप सही से डाइट ले रही हैं लेकिन फिर भी आपको एक्सट्रीम सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने OB-GYN से संपर्क करें। सिम्टम्स जैसे कि सबसे पहले एक्सट्रीम ब्रेथलेसनेस, खाना खाने के बाद भी अगर कमजोरी और सांस फूल रही है तो हीमोग्लोबिन चेक करवाएं। दूसरे नंबर पर आता है सडन स्टॉप इन मिल्क। अगर मिल्क सप्लाई अचानक से बंद हो जाए तो ये डिहाइड्रेशन या थायराइड इशू भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर आता है इन्फेक्शन साइंस। अगर स्टिचेस के पास दर्द हो या आपको फीवर महसूस हो तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो या आपके मूड के सिवियर चेंजेस हो तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज रिमेंबर, पोस्टमार्टम रिकवरी कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। आपका शरीर 9 महीने तक बदला है तो इसे रिकवर होने में भी 9 महीने का समय एटलीस्ट दें। वजन घटाने के लिए जल्दी ना करें, अपने शरीर को न्यूट्रिशन से डिप्लीट ना करें। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बेबी की बुनियाद होती है, इसलिए अपने खाने का ध्यान रखें, हाइड्रेटेड रहिए और इस नए सफर को जरूर एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।